हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुन, तेरे और नेहा के बीच कुछ है क्या? सिया ने पूछा तो मैं चौंका। उसने कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए मैंने पूछा, कुछ से मतलब? कुछ यानी कुछ। सिया झेप सी गई। वह यह नहीं कह सकी कि कुछ से उसका आशय क्या है, लेकिन मैं समझ गया था, इसीलिए संजीदा होकर बोला, तुम्हें कैसे लगा कि ऐसी कोई संभावना है? सिया शायद इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैं ही क्या, सभी को लगता है कि वह हमेशा तुम्हारे ही बारे में बतियाती रहती है। तुम सामने होते हो तो उसके बोलने का अंदाज ही बदल जाता है। एक दिन तो मम्मी भी कह रही थी कि दोनों घंटों बैठे पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। सिया की बात सुनकर मैं फिर से हंस पड़ा। वैसे उसके सवाल का साफ साफ जवाब देना आसान ना था। मैंने केवल यही कहा कि किसी के कुछ समझने से ही सब कुछ साबित नहीं हो जाता। पता नहीं क्यों उस दिन मैं इस सवाल का जवाब टाल गया कि नेहा और मेरे बीच कुछ है या नहीं। बातों ही बातों में सिया भी शायद अपने मूल सवाल को भूल गई थी, या फिर शायद उसने मेरे मन को कुरेदना उचित ना समझा। जो भी हो, बात आई गई हो गई। नेहा और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ ही खेलते कूदते कब इतने बड़े हो गए कि लोग हमारे घुलने मिलकर बातें करने पर भी नज़र रखने लगे। कुछ पता ही नहीं चला। सिया उम्र में हम दोनों से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन वह भी हमारी दोस्त है। शुरुआत में हम तीनों एक ही परिवार के एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। बाद में मोहल्ले बदल गए, पर दोस्ती कायम रही, अपनापन बना रहा। नेहा और मेरी कई आदतें बहुत मिलती जुलती हैं। ये आदतें पहले भी थी, अभी भी हैं। पीठ पीछे किसी की आलोचना करना न उसे पसंद था न मुझे। जीवन को और शालीनता के साथ जीने की पक्षधर वो भी रही और मैं भी। गोभी की सब्जी हम दोनों ही चाव से खाते थे और करेले से दोनों को ही बहुत चिढ़ है। और मैंने अक्सर यह पाया है कि किसी व्यक्ति विशेष की किसी खास आदत से यदि मुझे चिढ़ होती थी तो उस चिढ़ का अस्तित्व नेहा के जहन में भी मौजूद रहता था। हालांकि सामने होने पर हम दोनों एक दूसरे को यह जताते थे कि हम आपस में कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन जब कभी भी मिले बहुत दिन हो जाते तो लगता था मानो दिनचर्या का कोई ज़रूरी पल लगातार छूट रहा हो। नेहा के यूं ही किसी मजाक से चिढ़कर एक बार पूरे महीने भर मैं उससे नहीं मिला। आखिरकार उसी ने एक दिन फ़ोन करके पूछा था कि क्या उसे मुझसे मजाक करने का भी हक नहीं। उसने उलाहना भी दिया कि यदि मुझे उसका मजाक बुरा लगा तो मैंने उसी वक्त उसे आड़े हाथों क्यों नहीं लिया। इस फ़ोन के बाद मेरे अभिमान को पिघलने में कितनी देर लगती भला। अपनत्व की इस सघनता के बावजूद मैं यह नहीं समझ सका था कि क्या सचमुच हम दोनों के बीच कुछ है। यही कारण था कि सिया के सवाल का जवाब मैं जानबूझकर टाल गया था। लेकिन जिज्ञासा तो जाग चुकी थी। एक दिन मौका पाकर मैंने यही सवाल नेहा से किया तो वो खामोश रह गई। उसकी आंसू वाली आंखें एक क्षण के लिए मेरे चेहरे पर टिकी, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कहा उसने कुछ नहीं। मेरे बहुत कहने पर उसने कहा पता नहीं, और चाय बनाने चली गई। मैं शायद खामोशी की भाषा समझने में असमर्थ था, या फिर उस समय किसी अनजाने संकोच से ग्रस्त था कि स्वयं उस मौन का अर्थ नहीं लगा सका। यह तो बहुत दिनों बाद मैं जान सका कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ खास था ज़रूर, जो उस दिन कहे जाने से बच गया था। दिन यूं ही गुजरते रहे। नेहा के लिए शादी के प्रस्ताव भी आने लगे। इधर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। इस व्यस्तता ने नेहा के घर जाने की निरंतरता को भी बाधित किया। फ़ोन पर जब कभी
नेहा ना मिल पाने की शिकायत करती तो मैं अपनी व्यस्तता का रोना रोने लगता। यह बताने लगता कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 10:30 तक कहाँ कहाँ अपना सिर खपाता हूँ, और वह बिना कुछ लड़ाई के फ़ोन रख देती। पहले उसके फ़ोन 10-15 दिन में आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होने लगे। व्यवसाय बढ़ने के कारण अब मेरा अधिक समय शहर के बाहर गुजरता। कभी बात होती तो पता चलता कि उस पर दबाव पड़ रहा है कि वह किसी रिश्ते को तो मंजूर कर ले। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे कह दिया कि किसी अच्छे से रिश्ते को वह हाँ क्यों नहीं कह देती। मैंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन नेहा ने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया। 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि नेहा ने एक रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी है। मैंने फ़ोन करके उसे बधाई दी तो नेहा ने बहुत बेमन से शुक्रिया बोला। केवल कुछ दिनों बाद ही नेहा के पिता शादी का कार्ड लेकर घर आए। उन्होंने बताया कि लड़का इंजीनियर है, काफ़ी संपन्न परिवार से है। नेहा वहाँ जाकर राज करेगी। वो मुग्ध भाव से सारी संभावनाओं को रेखांकित कर रहे थे और मैं अनमने भाव से उनकी बातों को सुन रहा था। फिर एक दिन बारात आई, फेरे हुए और नेहा भी विदा हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक दिन सिया रास्ते में मिल गई। मिलते ही उसने शिकायत की, नेहा की शादी में तुम दिखाई नहीं दिए राहुल। वहाँ तुमको सब ने बहुत मिस किया। कहाँ चले गए थे उस दिन? यहीं था, मैंने संक्षिप्तता उत्तर दिया। फिर आए क्यों नहीं नेहा के यहाँ? सिया चौंकते हुए बोली। पता है, विदाई के समय भी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो नेहा की भीगी आंखें तुम्हें ही तलाश रही हो। मैं एक क्षण खामोश रहा, फिर बोला, मुझे खुद को यह नहीं पता सिया कि मैं उस दिन नेहा के घर पहुंचा क्यों नहीं। बस हर क्षण मन को यह लगता रहा जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ ऐसा जिसे बरसों से अपने भीतर सहेज कर रखा हुआ था। कुछ यानी सिया की सवालिया निगाहें मुझ पर टिक गई। कुछ यानी कुछ, मैंने कहा, और हम दोनों हंस दिए, पर वह एक उदास हंसी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।